अर्थसंघीय व्यवस्था के सामने चुनौती क्या है उसको हमको समझना है। तो पहले मैं कुछ चीजों को बता दे रहा हूँ, उसको समझिए, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे अर्थसंघीय, ठीक है। अर्थसंघीय व्यवस्था की क्या पढ़ना है? चुनौतियां। क्या पढ़ना है? चुनौतियां। क्या चुनौतियां अर्थसंघीय व्यवस्था का? सबसे पहले आप देखोगे अर्थसंघीय व्यवस्था की चुनौती की बात करेंगे, केंद्र द्वारा शक्ति का अधिक प्रयोग, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ जो व्यवस्था जो है, जो कि बहुत सारे विद्वानों ने कहा भाई साहब हमारे यहाँ व्यवस्था अर्थसंघीय व्यवस्था है, तो यहाँ पे आप देखोगे केंद्र के द्वारा शक्ति का अधिक प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? केंद्र के द्वारा शक्ति का मतलब क्या होता है? अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। केंद्र के द्वारा क्या होता है? शक्ति का क्या होता है? अत्यधिक प्रयोग, शक्ति का, ठीक है, क्या हो रहा है? अधिक प्रयोग हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा इस व्यवस्था में आप देखोगे है राज्यपाल, ठीक है। और संघीय व्यवस्था के एक प्रॉब्लम ये है, राज्यपाल भी है। कौन है? राज्यपाल जो है सो एक आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा में बात करेंगे तो क्षेत्रवाद। क्या है? क्या है? क्षेत्रवाद, ठीक है। क्षेत्रवाद की बात करेंगे, ये भी असंघीय व्यवस्था का क्या है? एक चुनौती है। अब बोलोगे सर मतलब केंद्र के द्वारा अधिक शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए सातवीं अनुसूची, ठीक है, सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा किया गया है। जहाँ पे ये चीजें लिखी गई से भाई साहब केंद्र, ठीक है, किस किस सब्जेक्ट पे कानून बनाएगी, राज्य किस सब्जेक्ट पे कानून बनाएगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, राज्य सूची के विषय पर, ठीक है, केंद्र कानून का निर्माण कर सकता है। जैसे भी तत्काल में आप मुद्दा देखोगे, तत्काल में एक मुद्दा जो था कृषि कानून, कृषि कानून, ठीक है। कृषि कानून की बात करेंगे कि कृषि किसका सब्जेक्ट है? केंद्र का सब्जेक्ट है कि राज्य का सब्जेक्ट है? किसका सब्जेक्ट है ये? ठीक है, कृषि किसका सब्जेक्ट है? ठीक है, राज्य की सब्जेक्ट है, राज्य का विषय है ना। लेकिन ये कृषि की बात करेंगे तो राज्य का विषय है, लेकिन इस पे किसने कानून बना दिया? ठीक है, केंद्र ने कानून बना दिया। इस वजह से क्या हुआ, केंद्र में और राज्य के बीच में मतभेद उत्पन्न हुए, ठीक है। दूसरा बात करेंगे, बहुत सारा और भी एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, राज्यपाल। आप देखो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करेंगे तो केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सिंपल से कहने का मतलब है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसके सलाह पे करते हैं? ठीक है, तो संघीय मंत्री परिषद की सलाह पे, ठीक है, क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है संघीय मंत्री परिषद के सलाह पे की जाती है कि नहीं की जाती है? अगर मान लीजिए केंद्र अगर किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य करवाना चाहे तो राज्यपाल के द्वारा करवा सकता है। सिंपल समझो, राज्यपाल एक तरह से राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल के पास बहुत अधिक शक्ति होती है, जैसे वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। एक होता है राज्य का जो होता है महाधिवक्ता, ठीक है, क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसकी भी नियुक्ति करता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एडवोकेट जनरल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एडवोकेट जनरल वो बोला जाता है, ठीक है। किस अनुच्छेद पे एडवोकेट जनरल के बारे में जानकारी है? 165 में इसकी नियुक्ति करता है। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का भी मतलब अधिकारी जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो राज्य के मामलों में राज्यपाल के पास अधिक पावर है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। तो ये भी एक अर्धसंघीय व्यवस्था के लिए चुनौती है, ठीक है। अब आते हैं क्षेत्रवाद, ठीक है। क्षेत्रवाद की बात करेंगे तो क्षेत्रवाद भी एक तरह से देखेंगे तो एक रीजन निकलकर क्षेत्रवाद आ रहा है, ठीक है। क्षेत्रवाद स्वयं के भाषा संस्कृति आदि के आधार पे स्वायत्तता की मांग से स्थापित करता है। तो ये आप देखोगे तो एक संघीय ढांचा को, ठीक है, प्रभावित करने वाला, ठीक है, एक रीजन आपका क्षेत्रवाद भी है, ठीक है। तब इसी सारी चीजों का आज हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और भी बहुत सारा चीज जो है हम लोग संघीय व्यवस्था के संदर्भ में जानेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक दीजिए अर्धसंघीय व्यवस्था को चुनौतियां, ठीक है, अर्धसंघीय व्यवस्था के चुनौती, ठीक है। टॉपिक दे दीजिए। और टॉपिक में क्या कीजिए ना, टॉपिक में जैसे आप टॉपिक यहाँ पे देते हो ना, तो टॉपिक में क्या करना है, उसको घेर देना है। और वहां से मतलब 3 पॉइंट को निकाल के लिखना है। एक में लिखना है केंद्र के द्वारा शक्ति का अधिक प्रयोग, इसमें एक राज्यपाल एक लिखना है, दूसरा में लिखना है क्षेत्रवाद लिखना है, ठीक है। और बाकी सारे टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फिर चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लिख लिया आपने? हेलो? यस सर, लिखिए। हो गया ना? पहला में क्या लिखा था, अल्पसंख्यक व्यवस्था को चुनौती, आपका हेड टॉपिक है, उसमें 3 चीज आपको लिखना था, केंद्र के द्वारा शक्ति का अधिक प्रयोग,
उसके बाद राज्यपाल और तीसरा नंबर पर क्षेत्रवाद था। ठीक है, आप लिखिए केंद्र के द्वारा शक्ति का अधिक प्रयोग करके उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक नंबर में क्या होगा आपका, केंद्र के द्वारा अधिक शक्ति का प्रयोग, केंद्र के द्वारा, ठीक है, अधिक शक्ति का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग, ठीक है, क्या होगा, नंबर 1 में है। ठीक है, ठीक है, संविधान के संघीय ढांचा में, ठीक है, लिखना शुरू कीजिए। संविधान के संघीय ढांचा में कुछ राज्य के संविधान के संघीय ढांचे में केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया है। किया गया है ना, लिखेंगे संविधान के संघीय ढांचा में केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया है। विभाजन किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, शक्ति का विभाजन किया गया है। ठीक है, कुछ विषयों पर केंद्र राज्यों का, कुछ विषयों पर केंद्र, कुछ विषयों पर कुछ विषयों पर केंद्र, कुछ विषयों पर केंद्र तो कुछ विषयों पर राज्य कानून का निर्माण कर सकता है। कुछ विषयों पर केंद्र तो कुछ विषयों पर राज्य कानून का निर्माण कर सकता है। ठीक है, इसी में आप लिखेंगे संविधान संशोधन केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र व संविधान संशोधन केंद्र और राज्य मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य आपसी सहमति से किया जाना चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे मैंने एक फैक्ट आपको लिखा है, मतलब संविधान संशोधन जो होना चाहिए केंद्र एवं राज्यों के मध्य आपसी संबंध से किया जाना चाहिए। संविधान संशोधन में राज्य के पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है क्या? संविधान संशोधन में करने में राज्य की कोई भूमिका है क्या? किसी भी राज्य से कभी भी पूछा जाता है, सिंपल किसकी भूमिका होती है संविधान संशोधन में? तो संसद की भूमिका होती है। ठीक है, किसी भी राज्य से संविधान संशोधन के संदर्भ में कभी भी कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन केंद्र और राज्य के मध्य या फिर के बीच आपसी सहमति से किया जाना चाहिए, परंतु कभी कभी संघ राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर, परंतु कभी कभी संघ राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर इसका अतिक्रमण कर देता है, इसका अतिक्रमण कर देता है। ठीक है, मान लीजिए राज्य सूची का कोई विषय है और इस पे क्या किया, संघ ने कानून बना दिया। ठीक है, संघ ने क्या किया, कानून बना दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे क्या केंद्र राज्य संबंध का मतलब क्या हुआ, इससे प्रभावित हुआ। क्या बोली, राज्य सूची के बाद क्या बोले हैं? परंतु कभी कभी राज्य सूची के विषय पर, परंतु कभी कभी संघ राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर इसका अतिक्रमण कर देता है। ठीक है, क्या करता है, तो अतिक्रमण कर देता है, अतिक्रमण कर देता है। उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे जैसे कृषि कानून, जैसे क्या करेंगे, कृषि कानून, कृषि कानून। ठीक है, कृषि आपका राज्य सूची के विषय है, तो बजाबते से इस पर कानून किसे बनाना चाहिए, राज्यों को बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे केंद्र ने कानून बनाया, बाद में बहुत जाके विवाद भी हुआ, बाद में सरकार को कानून भी वापस लेने पड़े। कितने कानून थे कृषि कानून में, 2 थे, 3 थे, 4 थे, कितने कानून थे? 3 थे सर, 3।
बिल्कुल, 3 कृषि कानून थे, बाद में सरकार को वापस लेने पड़े थे। ध्यान में इसको रखेंगे। तो ये एक रीजन है जो कि भारतीय हमारी जो ढांचा जो है, अर्धसंघीय ढांचा जो है, उसको प्रभावित करती है। ठीक है, मतलब संघीय कह लीजिए, या फिर बहुत सारे लोग तो हमारे अर्धसंघीय भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, दूसरा देखेंगे, केंद्र एवं राज्य के बीच जो सबसे बड़ा जो विवाद का जो जड़ जो है ना, वो राज्यपाल का पद है। ठीक है। जैसे आप एक कमीशन आई थी, ठीक है, एक आयोग बना था जिसको बोलते हैं मदन मोहन कुंची आयोग। कब बनी थी बता सकते हैं, मदन मोहन कुंची आयोग? मदन मोहन कुंची आयोग कब बनी थी? 2007 में। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध में इसने बहुत सारी बातें कही थी, और इसने बोला था अगर केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अगर राज्य में होगी तो राज्य के मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन लेकिन केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो मुख्यमंत्री से पूछा नहीं जाता है। और केंद्र में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखें, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है? ठीक है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है? तो राष्ट्रपति, ध्यान में रखेंगे, किसके सलाह पे काम करता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। संघीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो हमेशा आरोप लगते रहा संघ के ऊपर से, संघ जो है केंद्र में, ठीक है, क्या करता है? संघ केंद्र में क्या करता है? अपने आदमी को, सॉरी, संघ जो है राज्यों में अपने आदमी का बैठा देता है। इसलिए राज्यपाल को कभी कभी क्या बोलते हैं? केंद्र का एजेंट जैसे शब्द से भी संबोधित कर सकते हैं। तो ये तो संघ का एजेंट है जो कि संघ के इशारों पे क्या करता है? काम करता है। लेकिन राज्यपाल का पद क्या है? संवैधानिक पद है, पद की मर्यादा बनी हुई रहती है। लेकिन फिर भी इन पर आरोप लगता है ये भाई ये सो संघ के इशारों पे काम करता है। ठीक है। गुड तो इवनिंग। चलिए दूसरा सर टॉपिक, कितना पेज गुड हो इवनिंग। गया? ठीक है, दूसरा टॉपिक लिखिए, राज्यपाल का पद। क्या लिखेंगे? दूसरा टॉपिक लिखिए, राज्यपाल का पद। क्या लिखेंगे? 2 नंबर में लिखेंगे राज्यपाल का पद। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 155। राज्यपाल की नियुक्ति, हाँ ठीक है, 155 में। और राज्यपाल का, राज्यपाल एक होगा, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, वो किसमें है? 154। नहीं, 153, एक आगे चले गए आप। ठीक है। और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में होगी, वो किसमें है? ये 154 में है। ठीक है। मतलब राज्यपाल के अंदर राज्य की कार्यपालिका की शक्ति हुई कार्यपालिका का प्रमुख होगा, 154 में है। ठीक है। राज्यपाल की बात की, पद की बात करेंगे, पद किसमें है? 153 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति किसमें है? नियुक्ति की शर्तें वगैरह जो है 155 में है। ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। चलिए, राज्यपाल का पद लिखे, डैश दे के लिखिए। ठीक है। राज्यपाल की पद की, राज्यपाल की पद की नियुक्ति संघ सरकार के सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की पद की नियुक्ति संघ सरकार के सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अनुच्छेद 154। राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 154 में है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, ब्रैकेट में लिखेगा अनुच्छेद 154, राज्यपाल के अंदर निहित होती है। तो जितनी कार्यपालिका की शक्ति जो स्टेट की जो होती है, किसके निहित है? राज्यपाल के अंदर होती है। हो जाएगा तो बताइएगा, आगे मैं लिखाऊंगा। रिपीट कीजिएगा सर। हाँ, मैं लिखवा रहा हूँ। राज्यपाल पद की नियुक्ति संघ सरकार के सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, अनुच्छेद 154 लिखिएगा ब्रैकेट में, राज्यपाल के अंदर निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति के अंदर। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? ठीक है, तो राज्यपाल के अंदर। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? संघ में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। और दोनों को दोनों, राष्ट्रपति भी संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेंगे
और राज्यपाल भी संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए, हो गया। लिख लिया, अंतर्निहित होती है। आप लिखेंगे राज्यपाल राज्य का, ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसमें होती है? किसमें मुख्यमंत्री का पद? आई थिंक लिखना नहीं है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए, 163 में होना चाहिए। ठीक है, 165 सर। 165 में तो ये है, क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल है, जिसको महाधिवक्ता बोलते हैं। ठीक है, 163 में मुख्यमंत्री है। ठीक है, लिखे राज्यपाल राज्य का मुख्यमंत्री। ये सब पॉइंट जो है ना प्रीलिम्स के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है। कौमा, राज्य की महाधिवक्ता, राज्य की महाधिवक्ता 165 में है। राज्यों के चुनाव आयोग की नियुक्ति की शक्ति रखता है। सब पावर किसके पास है? तो सबके सब पावर जो है आपके राज्यपाल के पास है। ठीक है, क्या क्या आपने लिखा? राज्य का मुख्यमंत्री, मतलब राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री। उसके बाद मैंने लिखा है आपको राज्य का महाधिवक्ता। क्या लिखेंगे? राज्य के महाधिवक्ता। ऐसा ही नहीं लिखते हैं, देख लीजिएगा, ये लगता है लिखा हुआ है। ठीक है, महाधिवक्ता। उसके बाद बात करेंगे, हो गया महाधिवक्ता का। राज्य की महाधिवक्ता, राज्य के चुनाव आयोग, राज्य के चुनाव आयोग की नियुक्ति की शक्ति रखता है। नियुक्ति की शक्ति रखता है। चलिए, एक आर्टिकल से एग्जाम में कई बार पूछा है, राज्य का चुनाव आयोग जो होती है उसको चुनाव कराने की जिम्मेवारी होती है, पंचायती राज की चुनाव करवाती है। और आप देखोगे नगर पालिका के चुनाव होती है। तो राज्य का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा आपको देखने को मिलता है? जो भी होगा 243 का होगा। 243 का सब क्लोज क्या है? कितने तक आर्टिकल्स है? ए से लेके ओ तक आर्टिकल्स है ना? है ना, यस सर, 243 से ए से लेके ओ तक। पंचायत के लिए ए से लेके ओ तक, और फिर पी से लेके जेड जी तक है नगर पालिका जेड के जी लिए। तक, हाँ वो सही है। ठीक है, बिल्कुल जेड जी तक है। तो 243 का किसमें होगा राज्यों के लिए चुनाव आयोग? ठीक है, 243 की बात करेंगे, 243 का के में है। ठीक है, ये राज्य के लिए नगर पालिका के चुनाव के लिए है। ठीक है, नगर पालिका बोला, सॉरी, पंचायती राज्य के चुनाव के लिए 243 के में है। ठीक है, चलिए आज एक नया बात भी आपको बताता हूँ। ठीक है, पंचायती राज्य के लिए आपको मिलेगा 243 के की में, किसमें है? पंचायती राज्य के लिए। अगर पूछा जाएगा यहाँ पे, आप फिर आगे जाओगे तो उसके लिए भी मिलेगा। क्या बोलते हैं? नगर पालिका के लिए। नगर पालिका के लिए किसमें है? तो वाई में है। ठीक है, किसमें है? नगर पालिका के लिए चुनाव आयोग की बात करेंगे तो वाई में मिलेगा आपको। ठीक है, और पंचायती राज्य के लिए किसमें मिलेगा? 243 के में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्य चुनाव आयोग की, तो राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, अगर पूछेगा, बिल्कुल हो गया। तो कहां तक आपने लिख लिया? सारा टॉपिक हो गया आपका? हो गया, छूटा तो नहीं ना? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति संघ सरकार के सुझाव पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, ठीक है, राज्यपाल के अंदर निहित होती है। राज्यपाल राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के चुनाव आयोग की नियुक्ति की शक्ति रखता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर? चलिए आगे लिखिए। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग समय समय पर किया जाता है। इसके तो आप देखो, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल
राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग समय समय पर किया जाता। आप बोलोगे सर केंद्र सरकार राज्यपाल की शक्ति का दुरुपयोग कैसे करेगी? तो सिंपल शब्द है, देखिए राज्यपाल के पास एक पावर होता है। तो भाई वो बोलेगा से देखिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा से मतलब केंद्र मतलब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है। क्या हो गई है? संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई, मतलब राज्य का प्रशासन जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति को मतलब क्या कर सकता है, ये क्या कर सकते हैं, संदेश दे सकते हैं से राज्य में ठीक है संवैधानिक विफलता हो गई है। और राष्ट्रपति मतलब क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, उनके संदेश को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दे सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति किसके अनुरोध पे काम करता है, तो संघीय मंत्रिपरिषद के अनुरोध पे काम करता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्यपाल के द्वारा ठीक है राज्य के सत्ता को अपने अधीन भी रख सकता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग होता है। समझ रहे हैं? एक पावर और भी समझिएगा, कोई भी विधायक ठीक है, कोई भी विधायक अगर राज्य से अगर पास होता है, ठीक है, कोई भी विधायक अगर राज्य से अगर पास होता है तो अंतिम में राज्यपाल के पास साइन करने के लिए जाएगा। ठीक है, राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही ठीक है वो क्या होता है, वो विधायक बन पाएगा। लेकिन अगर राज्यपाल अगर चाहे तो पहले बार तो क्या करेंगे, उस विधायक को रिटर्न कर सकते हैं, एक बार देख लो इसमें किसी सदन को एक बार भेज सकते हैं। लेकिन दोबारा अगर सदन अगर भेजता है तो उस विधायक को मानने के लिए राज्य के पाल जो होता है एक तरह से मतलब विवश हो जाता है। लेकिन फिर भी राज्यपाल अगर चाहे तो अनुच्छेद 200 का प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 200 का प्रयोग करते हुए उस विधायक को मतलब क्या करेगा, राष्ट्रपति को भेज देगा। और राष्ट्रपति उस विधायक को कितने दिन भी रोक सकते हैं, राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार का ठीक है व्यवस्था नहीं है उस विधायक को अपना अनुमति देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो राज्यपाल यहां भी चाहे तो मतलब मनमौजी कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति अगर किसी भी प्रकार के मनमौजी करता है केंद्र और राष्ट्रपति के बीच में संबंध में, तो राष्ट्रपति के ऊपर हम लोग लगा देंगे महाभियोग। ठीक है, किसमें हम इम्पीचमेंट की बात करें, राष्ट्रपति पे महाभियोग लग सकता है। लेकिन अगर राज्यपाल अगर किसी प्रकार की बदमाशी करे तो कोई भी राज्य सरकार राज्यपाल को हटा नहीं सकती है। न तो इसके पास राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग जैसी शक्ति है जो कि संघ के पास है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में राज्यपाल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि राज्यपाल को कहा गया से भाई साहब राष्ट्रपति के प्रसाद परंत पद धारण करेंगे। और राष्ट्रपति के प्रसाद परंत राष्ट्रपति तो किसी को हटाएगा तभी जब उसको संघीय मंत्रिपरिषद उसको निर्देश करेगा। और संघीय मंत्रिपरिषद किसके नेतृत्व में बैठा हुआ, जिसका सरकार है केंद्र में, और उसको लीड कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में राज्य में राष्ट्रपति राज्यपाल जो है जो मन करेगा वो कर सकता है। ये एक सबसे बड़ा विवाद का कारण है केंद्र एवं राज्य के बीच में जो संबंध है। ठीक है, और संघीय ढांचा में भी एक प्रकार का विवाद का कारण जो कि राज्य के स्वायत्तता को मतलब क्या करता है, चुनौती देता है। ठीक है, क्लियर? तो मैं कहां पे था, रिपीट कीजिए, कहां पे थे? केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग समय समय पर की जाती है। हाँ, किया जाता है। राज्यपाल की राज्यपाल की राष्ट्रपति के राज्यपाल की राष्ट्रपति शासन के संबंध में अनुशंसा राज्यपाल की राष्ट्रपति शासन के संबंध में अनुशंसा की शक्ति का दुरुपयोग बार बार देखा गया है। ठीक है, बार बार इसका देखा गया है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ठीक है, केंद्र में क्या है, बीजेपी की सरकार है, और राज्य में क्या है, कांग्रेस का सरकार है। ठीक है, राज्य में क्या कांग्रेस की सरकार है। तो 1994 से पहले क्या होता था, ठीक है, सरकारें को बर्खास्त कर दी जाती थी। लेकिन 1994 में एक केस आया जिसको बोलते थे आर एस बोमई वाद, कल के क्लास में मैंने बताया था। उसमें बोला देखिए बात तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल जो ये बदमाशी जो कर रहा है तो राष्ट्रपति शासन जो लगेगा इसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, मतलब पहले क्या था भाई, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल अगर कोई डिसीजन अगर ले रहा है तो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, न्यायिक पुनरावलोकन उसका नहीं हो सकता है। लेकिन 1994 में बोला नहीं, ये होगा। ठीक है, क्योंकि संघीय ढांचा का क्या होता है, उल्लंघन होता है, राज्य की स्वतंत्रता को आप समाप्त कर देते हो 356 लगा के। इसलिए राज्य सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया है किस आधार पर लगाया गया है, और वो सही आधार है कि नहीं लगाने का।
ठीक है, इसीलिए आप देखोगे तो 1994-95 का बहुत ही कम राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा ना। तो पहले के समय में क्या होता था, 1994-90 के दशक में, जो लोग हैं उस समय के समझते होंगे, खूब राष्ट्रपति शासन लगता था, जम के लगता था। ठीक है, एक एक प्राइम मिनिस्टर अपने शासन में 30-30 बार, 32-32 बार राष्ट्रपति शासन लगाता था, मतलब ओवरऑल अगर राज्यों को अगर काउंट कर लिया जाए तो। लेकिन अभी बीजेपी की सरकार 10 साल से चल रही, किसी भी राज्य में एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। रीजन क्या, अगर राष्ट्रपति शासन अगर लगेगा तो उसका तरीका अगर गलत होगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। बंगाल में इतनी ज्यादा दिक्कत हुई, बोला राष्ट्रपति शासन लगेगा लगेगा, नहीं लगा। अब पहले मतलब एक राज्य की सरकार को तो इसलिए बर्खास्त कर दिया गया से बोला सो करप्शन में लिप्त है। भाई साहब, करप्शन में लिप्त होने के मतलब राष्ट्रपति शासन मतलब नहीं बनता। राष्ट्रपति शासन कहने का मतलब प्रशासन की विफलता होनी चाहिए। कोई सरकार अगर करप्शन में लिप्त है तो किस आधार पे आप राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो। ठीक है, राजस्थान की सरकार को एक बार बर्खास्त किया गया था। तो इस तरह की दिक्कतें जो है केंद्र में राज्य के मध्य राष्ट्रपति को लेकर आती रही है। ठीक है, तो आपने लिख लिया, कंप्लीट हो गया ये। केंद्र सरकार कौन द्वारा सा राज्य, बोले थे केस? हाँ एक बार बता दे रहा हूं, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग समय समय पर किया जाता है। राज्यपाल की राष्ट्रपति शासन के संबंध में अनुशंसा की शक्ति का दुरुपयोग बार बार देखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। कौन सा बोले थे 1944 में कौन सा केस था? 1944 में तो देश भी नहीं आजाद था, 1994 में हाँ, आर एस बोमई, 1994 में। आर एस बोमई आर केस, एस आर एस बोमई, आर एस बोमई वर्सेस कौन सा राज्य था, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य वर्सेस आर एस बोमई करके केस था 1994 का। नहीं आर एस नहीं, एस आर बोमई होगा, सॉरी। ठीक है, एस आर बोमई बाद बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, केस का नाम लिख दे रहा हूं, एस आर। ठीक है, लिख लीजिए, एस आर बोमई, एस आर बोमई वर्सेस, ठीक है, यूनियन, UNION, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एस आर बोमई की बात के इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट केस है। ठीक है, ये भारतीय संघवाद का समर्थन करता है। ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म को मजबूत करता है। ठीक है, तो मौका मिले तो इस केस को एक बार पढ़िएगा, वैसे मैं कल के क्लास में लिखाया था, कल वाला रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पे क्या था टॉपिक, तीसरा नंबर पे क्या लिखाए थे राज्यपाल, दूसरा नंबर पे, तीसरा पे क्या था, क्षेत्रवाद। हाँ क्षेत्रवाद में लिखिए। देखिए, क्षेत्रवाद अच्छा भी है, क्षेत्रवाद बुरा भी है। अब बोलोगे सर क्षेत्रवाद अच्छा कैसे है। मान लीजिए कोई नेता आपके क्षेत्र से पैदा हुआ, ठीक है, और खूब क्षेत्रवाद करता है, तो उससे फायदा क्या होगा, आपके क्षेत्र का बहुत ही ज्यादा विकास हो जाएगा। ठीक है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा अच्छी हो जाएगी, मेडिकल अच्छा हो जाएगा, आपके क्षेत्र का रेल का विकास हो जाएगा, आपके क्षेत्र में वाटर की सप्लाई अच्छी हो जाएगी। तो क्षेत्रवाद ऐसे संदर्भ में अच्छा होता है। लेकिन वही क्षेत्रवाद अगर कोई निगेटिव रूप अगर धारण कर ले, उग्र राष्ट्रवाद का रूप अगर धारण कर ले, तो नुकसानदायी होता है। तो क्षेत्रवाद जो होता है तो भारतीय संघवाद को मतलब क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अब कैसे करता है सो लिखिए। लेकिन क्षेत्रवाद स्वयं को भाषा संस्कृति, ठीक है, भाषा संस्कृति, एक समझ लीजिए जब भाषा की बात हो रही है, एक शब्द होता है मराठा मानुस। ठीक है, मराठा मानुस बोलते कैसे, मराठा मानुस का पहला अधिकार है महाराष्ट्र पे, बाहर वाले लोगों को भगाओ। इससे क्या हो रहा है, एक तरह से संघवाद प्रभावित हो रहा है, दो स्टेट के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, मराठा लोग मजबूत हो रहा है, उनके अधिकार मिल रहा है। तो इसका अच्छा पॉइंट भी है, खराब पॉइंट भी है। संस्कृति के विकास की बात करने की बात होती है। जैसे तमिल लोग बोलते हो ऐसे, भाई साहब हम जो है मतलब अपने कल्चर को बढ़ावा देंगे, अपने चीजों को बढ़ावा देंगे, तो ठीक है उनके लिए अच्छा है, लेकिन उसके निगेटिव प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। तो क्षेत्रवाद अच्छा भी है, क्षेत्रवाद बुरा भी है। तो लिखिए, क्षेत्रवाद स्वयं को भाषा संस्कृति आदि के आधार पर स्वायत्तता की मांग से स्थापित करता है। क्षेत्रवाद स्वयं को भाषा संस्कृति आदि के आधार पर स्वायत्तता, ठीक है, स्वायत्तता की मांग को स्थापित करता है।
ठीक है, स्वायत्तता के मांग को ऐसे लिखना है, स्वायत्तता की मांग को स्थापित करता है। ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, आतंकवाद, उग्र राष्ट्रवाद, आतंकवाद भारत की संघवाद की मूल अवधारणा के लिए चुनौती बन जाता है। उग्रवाद, आतंकवाद भारत की संघवाद की मूल अवधारणा के लिए चुनौती बन जाता है। ये क्षेत्रवाद तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, अच्छा, लेकिन ये क्षेत्रवाद जब बहुत व्यापक स्तर पर चले आए तो उग्रवाद का रूप धारण कर लेता है, आतंकवाद का भी रूप धारण कर सकता है, तो वो क्या बन सकता है, एक चुनौती बन सकता है। ठीक है, जैसे बोलोगे सर कहां पे चुनौती बन गया, तो आप देखिएगा ग्रेटर नागालैंड की मांग हो रही है, तो क्या उग्रवाद को बढ़ावा दिया। असम को बोल रहा है अलग से एक असम बनाएंगे, खालिस्तान स्टेट की मांग को हो रही थी। ठीक है, तो क्या हो रहा, तो वो उग्रवाद जो वो मतलब क्या एक तरह से क्षेत्रवाद बढ़ते बढ़ते किसका रूप धारण कर लिया, आतंकवाद का रूप धारण कर लिया कि नहीं कर लिया। शुरुआत तो क्षेत्रवाद से हुई ना, तो पंजाब को अलग स्टेट बनाएंगे, लेकिन ध्यान में क्या चीज का रूप धारण कर लिया, आगे चल के आतंकवाद का रूप धारण कर लिया। तो हो गया क्षेत्रवाद स्वयं को भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर स्वायत्तता की मांग से स्वायत्तता की मांग को स्थापित करता है। उग्रवाद, आतंकवाद भारत को संघवाद की मूल अवधारणा के लिए चुनौती बन जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये क्षेत्रवाद का टॉपिक क्लियर हो गया। एक टॉपिक और आपको लिखना है, संघीय ढांचा को मजबूत करने के लिए सुझाव। संघीय ढांचा को मजबूत करने के लिए सुझाव क्या लिखेंगे, संघीय ढांचा को मजबूत करने के लिए सुझाव, मजबूत करने के लिए सुझाव, स्लैश देके लिखिए इसी में, भारतीय संघीय ढांचा को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुधार, इसमें लिख दीजिए, सेम ही चीज है, भारतीय संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुधार, मजबूत करने के लिए आवश्यक सुधार। चलिए, दोनों सेम चीज है, इसी पे आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए इन टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको जरा समझिएगा। ठीक है, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि भारतीय, ठीक है, संघीय ढांचा को सुधार किया जा सकता है। चलिए पहला इसमें लिख देंगे, पहला आप लिख दीजिए। ठीक है, पहला मत लिखे, ये बना के, ठीक है, बुलेट पॉइंट बना के लिखिए, 7वीं अनुसूची के तहत शक्तियों के वितरण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता। 7वीं अनुसूची के तहत शक्तियों का जो वितरण जो किया केंद्र राज्य और समवर्ती में जो बांटा गया है, उस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। 7वीं अनुसूची के तहत शक्तियों के वितरण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, लिख लिया आपने। उसी में दूसरा नंबर में लिखेंगे, राज्यपाल के पद से संबंधित सरकरिया आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार करने की आवश्यकता है। सरकरिया आयोग कब बना था, सरकारिया आयोग 86 1983, रिपोर्ट बाद में दी थी। एक मिनट, सरकरिया आयोग 1983, ठीक है, ठीक है, 1983। ठीक है, तो राज्यपाल के पद से संबंधित सरकरिया आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये दूसरा नंबर में हो जाएगा। इसी में तीसरा पॉइंट में लिखिए, राज्य और स्थानीय सरकारों के वित्तीय रूप में अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। राज्य और स्थानीय सरकार, राज्य और स्थानीय,
ठीक है, को स्थानीय सरकार को वित्तीय रूप में अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। अधिक सशक्त बनाने की अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, इसी में और एक पॉइंट लिखेंगे, नीति आयोग तथा अंतर्राज्यीय परिषद जैसी संस्थाओं को नीति आयोग तथा अंतर्राज्यीय परिषद जैसी संस्थाओं को नीति आयोग तथा अंतर्राज्यीय परिषद जैसी संस्थाओं को संघवाद के ढांचों को मजबूत करने के लिए प्रभावी रूप में उपयोग करना चाहिए। नीति आयोग तथा अंतर्राज्यीय परिषद जैसी संस्थाओं को संघवाद के ढांचों को मजबूत करने के लिए प्रभावी रूप से क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। प्रभावी रूप से उपयोग करना चाहिए। क्लियर? चलिए आप नीचे इसका सारांश लिखेंगे। लिखे अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग परिस्थितियों के लिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, इसको इंड कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट को इंड कर रहे हैं। तो लिखेंगे अलग अलग परिस्थितियों के लिए एक ही प्रकार के समाधान के मॉडल को अपनाने के बजाय अलग अलग परिस्थितियों के लिए एक ही प्रकार के समाधान के मॉडल को अपनाने की बजाय अलग अलग परिस्थिति में संघवाद के अलग अलग मॉडल को अपनाना चाहिए। अलग अलग परिस्थितियों के लिए एक ही प्रकार के, ठीक है, समाधान के मॉडल को अपनाने की बजाय अलग अलग परिस्थितियों में संघवाद के अलग अलग मॉडल को अपनाना चाहिए। ठीक है, हो जाए तो बता दीजिएगा, आगे लिखवाऊंगा, समझाना है कुछ आगे। हो गया? यस सर। देखिए अब हम लोग को जो समझना है, वो मेन चीज हमको कुछ चीजें समझनी है, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग को देखना है ऐसे संघवाद कितने प्रकार के होते हैं। अब एक टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, पहले टॉपिक पहले माइंड मैप एक बना लीजिए। ठीक है, जो भी कभी भी किसी भी चीज को एक्सप्लेन कीजिए तो क्या चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके हिसाब से सबसे पहले एक माइंड मैप बनाइए। ठीक है, यहाँ पे लिखे संघवाद के प्रकार, लिखिए इसको आप लोग भी, संघवाद के प्रकार। संघवाद के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? तो आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत लोग तो ऐसे ऐसे भी करते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। संघवाद के प्रकार में सबसे पहले होता है केंद्रीयकृत संघवाद। क्या होता है? केंद्रीय
संघवाद। समझे क्या होता है? ये केंद्रीयकृत संघवाद होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर केंद्रीयकृत संघवाद हो गया, अब क्या? ठीक है, तो अब देखेंगे एक संघवाद जो होता है इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद। समझिए, एग्जाम में पूछेगा ये। ठीक है, तो संघ ये क्या किसका टाइप्स है? प्रतिस्पर्धी, ठीक है, संघवाद। चलिए, प्रतिस्पर्धी संघवाद और क्या होगा संघवाद में? ठीक है, तो आप देखोगे संघवाद में क्या होगा। एक होगा था सहकारी संघवाद, कभी भी एग्जाम में पूछेगा ना तो सहकारी संघवाद ही पूछेगा। ठीक है, और सब नहीं पूछेगा, और सब बस समझ के लिए अच्छा है। क्या होता है? सहकारी संघवाद। अब क्या है? तो सहकारी संघवाद के बाद आप देखोगे एक होता है हाइब्रिड संघवाद। क्या होता है? हाइब्रिड, ठीक है, संघवाद। ठीक है, क्या होता है? हाइब्रिड संघवाद। एक क्या होता है हाइब्रिड संघवाद? क्या होता है? उसको बोलते हैं राजकोषीय संघवाद। क्या बोलते हैं उसको? राजकोषीय संघवाद। राज्य, ठीक है, राजकोषीय संघवाद। ठीक है, इस सारा को मैं समझा दे रहा हूं, लेकिन हम लोग इस पे एक्सप्लेन कल इसको करेंगे। ठीक है, अब देखिए केंद्रीयकृत संघवाद क्या होता है। केंद्रीयकृत संघवाद जो होता था 1960 के दशक में होता था, जहां पे केंद्र में सरकार बहुत ज्यादा जब मजबूत हो जाए तो केंद्रीयकृत संघवाद होता है। ठीक है, वह मतलब क्या करेगा, केंद्र के द्वारा योजना बनेगी और राज्यों के ऊपर थोप दिया जाएगा। ठीक है, तो राज्य उस योजना को अपने यहाँ भी फॉलो करे, उसको बोलते हैं केंद्रीयकृत संघवाद। ठीक है, मतलब योजना कहाँ से बन रही? केंद्र से बन रही है, और राज्यों के ऊपर मतलब क्या हो रहा है? संघीय सरकार के द्वारा थोपा जा रहा है। इस प्रकार का संघवाद जो है केंद्रीयकृत संघवाद को फ्रांस में, ब्रिटेन में देखने को आपको मिलेगा। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जन्म नियंत्रण से कोई कानून बना दिए, जैसे कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो वहां पे आप देखो 1970-71 के दशक में क्या था? 1970 के दशक में आप देखो इंदिरा गांधी के कानून जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कराया जा रहा था। ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रीयकृत संघवाद। एक होता प्रतिस्पर्धी संघवाद। तो देखेंगे प्रतिस्पर्धी संघवाद जो होता है एक तरह से देखेंगे तो जरूरी भी होता है। इसमें क्या नीति आयोग हो गया, केंद्र के अधीन बहुत अधिक संस्थाएं जो होती है वो डाटा जारी करती है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का डाटा जारी कर दे, इसमें गुजरात क्या है? नंबर 1 पे है। दूसरा राज्य भी कहेगा गुजरात नंबर 1 पे, हम पीछे क्यों है? गरीबी का डाटा जारी कर देगी। ठीक है, बेरोजगारी के डाटा जारी कर देगी। बहुत सारे क्या होगा इसमें डाटा जारी किया जाए तो फिर राज्य भर किया जाएगा। ठीक है, सूचकांक जारी होगा, जैसे नीति आयोग का सूचकांक हो गया। ठीक है, राज्य नवाचार सूचकांक होता है, राज्य स्वास्थ्य का सूचकांक होता है। तो स्वास्थ्य में केरल टॉप हो गया, बिहार एकदम डाउन पे चला गया। तो ऐसे कंडीशन में बिहार को भी लगेगा से हमको भी अपना रैंक को सुधार करना चाहिए, और ऐसे कंडीशन में आपको जो संघवाद जो देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद। ठीक है, तीसरा नंबर का संघवाद है सहकारी संघवाद। अब देखिए ये क्या है? ये देखेंगे केंद्र है। क्या देखेंगे? ये क्या है? केंद्र है। ठीक है, ये नीचे क्या है? राज्य है। केंद्र और राज्य जब मिल के जब काम करे तो इसको बोलते हैं सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद के प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? तो प्रमुख भूमिका नीति आयोग निभाता है। जैसे कोई भी नीति आयोग क्या है? योजना बनाएगी। ठीक है, और योजना को लागू करने में केंद्र तो है लेकिन राज्यों की भी भूमिका होती है। इसीलिए तो नीति आयोग की जगह पे योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को लाया गया, क्योंकि योजना आयोग में राज्य की भूमिका नहीं होती थी। तो नीति आयोग जो है आपको सहकारी संघवाद का एग्जाम्पल सेट कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है। जब संघ और राज्य दोनों के मिलती से जो काम चलेगा, दोनों की सहमति से जो काम करेगा, उसको बोलते हैं सहकारी संघवाद। भारत किसका उदाहरण है? तो भारत जो है सहकारी संघवाद के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सहकारी संघवाद में क्या होता है? सहकारी संघवाद में राज्य के वित्तीय शक्ति पे केंद्र का नेतृत्व नहीं होता है। जैसे भी आपकी 14वीं वित्त आयोग जो आया था वो बोला था देखो अगर राज्य को अगर 100 रुपया अगर मिल रहा है, सॉरी केंद्र को अगर 100 रुपया मिल रहा है, तो वित्त आयोग ने बोला था 42 रुपया मतलब क्या करो, राज्य को दे दो। पहले की सरकार जो होती थी ना, राज्य के ऊपर दबाव बनती थी, 42 रुपया का तुमको किस मद में खर्चा करना है वो बताती थी। मतलब राज्य सरकार को पैसा दे दी वित्त के द्वारा, अब केंद्र उस पर दबाव क्या बना रही है, तुम्हें 42 रुपया के कहां खर्च करोगे। अब मतलब राज्यों को वित्तीय स्वतंत्रता दिया गया, तुम इस 42 रुपया का जहां मन है वहां खर्च करो। तुमको क्या करना, अपने राज्य में आवास का विकास करना है करो, अपने राज्य में स्वच्छता का विकास करना है करो, मतलब नहीं है। इसीलिए देखेंगे केंद्र का
ठीक है। केंद्र का बहुत सारी योजना है, जैसे मान लीजिए केंद्र का स्वास्थ्य को लेकर कौन सा योजना है, कौन सी क्या क्या बोलते हैं, जैसे 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान फ्री है। भारत। आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना केंद्र क्या है, उसके अलावा भी राज्य का भी स्वास्थ्य योजना चलती है कि नहीं चलती है। तो यहाँ पे राज्य जो है अपने, जब उसको पैसा जब मिलता है विधायक से, तो अपने पैसा को खर्च करने की पूरी तरीके से मतलब क्या होती है, उनको मतलब क्या होता है, संतुष्टि होता है, अपने पैसों को किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सके। ठीक है। तो इस तरीके से सहकारी संघवाद जो होता है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भारत में आपको जो संघवाद जो देखने को मिलेगा वो सहकारी संघवाद ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है। मतलब राज्य अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर वे करने की स्वतंत्रता होगी। मतलब ऐसा नहीं कि केंद्र नहीं कहेगा राज्य को कि तुम इन इन जगहों पे वे करो, अपने मन से क्या करो, वे करो। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से सारे प्रणाली चलेगी। हाइब्रिड है, राजकोषीय है, वो भी इसी तरह का। कल के क्लास में मैं इसको समझाऊंगा और इसको लिखवाऊंगा। तो ये बना के रखिए। कल हम लोग केंद्रीकृत संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, सहकारी संघवाद, हाइब्रिड संघवाद, राजकोषीय संघवाद को समझेंगे। और कल के क्लास में चैप्टर भी आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो नया चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो नया चैप्टर होगा बिल्कुल, जिसमें केंद्र राज्य के बीच में संबंध को पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि थोड़ा सा वहां पर भी संघवाद आपको निकल कर आएगा ही, क्योंकि केंद्र राज्य के मध्य जो संबंध को पढ़ेंगे तो वहां पर भी निकल कर आता है। ठीक है, क्लियर। तो कल के क्लास में मिलते हैं। और आपकी जो 8 बजे से जो क्लास जो होने वाली है, सेट को डिस्कशन किया जाएगा, परफेक्शन आईएएस का सेट नंबर 2। ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया बना के रखिए, 1 घंटा अभी भी समय है, जितना भी क्वेश्चन बने बना लीजिए। ठीक है, ये सप्ताह में आपको परफेक्शन आईएएस का एक सेट दिया जाता है और एनसीईआरटी का भी सेट आपको मिला हुआ है। ठीक है, जो कि ग्रुप में ही है, दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आज रात 8 बजे। ठीक है, थैंक यू।